हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सबका मेरे धीरज नर्सिंग स्टडी चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो पेप्टिक अल्सर है, जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट और वैल्यूबल है, क्योंकि इस टॉपिक से जो नर्सिंग एकेडमिक एग्ज़ाम्स हैं और नर्सिंग की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं थोड़ा मेरा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम संजय धीरज, नर्सिंग ट्यूटर हूँ श्री गंगानगर में GNM ट्रेनिंग सेंटर पे। ठीक है, तो इस पेप्टिक अल्सर के बारे में ऑल डिटेल हम जानेंगे। ठीक है, तो आज इस पेप्टिक अल्सर के बारे में हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कॉजेज और साइन सिम्टम, इनके बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करें हम पेप्टिक अल्सर है क्या। तो अगर पेप्टिक अल्सर की बात करें तो पेप्टिक अल्सर तो सबको पता है कि अल्सर का मतलब होता है कुछ सौर बनना, इरोजन बनना, कुछ लीजन या वुंड्स बनना होता है। ठीक है, बट यहाँ पेप्टिक अल्सर, जो पेप्टिक वर्ड आया, इसका मीन होता है टू मीन है इसके, रिलेटेड टू डाइजेशन या रिलेटेड टू पेप्सिन एंजाइम और डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इनसे रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए इस पेप्टिक अल्सर का मतलब यही है कि ये जो अल्सर्स हैं वो कहाँ बन रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में बन रहे हैं। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में अल्सर्स बन रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं पेप्टिक अल्सर। ठीक है, डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन में ये जो पेप्टिक अल्सर है वो होता है, इसमें क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, ब्रेक डाउन ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ लाइनिंग ऑफ म्यूकोसा ऑफ किसकी म्यूकोसा, ईसोफेगस, स्टोमक एंड ड्यूडिनम। स्टोमक, ड्यूडिनम और ईसोफेगस की जो म्यूकोसा है उसकी लाइनिंग अगर ब्रेक हो जाए, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, अल्सर। क्यों? रिजल्ट फ्रॉम डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ HCl या मैं बोलूँ गैस्ट्रिक एसिड। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन की बात करें तो ब्रेक डाउन है, क्या है, ब्रेक डाउन है कंटिन्यूटी ऑफ लाइनिंग, यानी कहने का मतलब ईसोफेगस, स्टोमक, ड्यूडिनम, इनकी म्यूकोसा में अगर ब्रेक डाउन वो टूट जाए, उसकी कंटिन्यूटी टूट जाए। ठीक है, या हम बोल सकते हैं कोई सोर बन जाए, सोर फॉर्मेशन। ठीक है, या इरोजन इन म्यूकोसा ऑफ ऑल दैट ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है पेप्टिक अल्सर की। तो डेफिनेशन से पता चल रहा है कि एक ब्रेकडाउन है इसोफेगस, स्टोमक और ड्यूडिनम की म्यूकोसा में, और किसका रिजल्ट है ये, डाइजेस्टिव एक्शन ऑफ HCl है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करें तो ये जो पेप्टिक अल्सर है, पेप्टिक जो अल्सर है ये लोकेशन के आधार पे, अकॉर्डिंग टू लोकेशन के आधार पे 3 टाइप है इसकी, 3 टाइप्स। नंबर 1 ईसोफेजियल अल्सर जो 5% होता है। ठीक है, और ये कहाँ होता है, लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस, मतलब स्टोमक की ओर वाला जो पार्ट है उस ओर होता है। ओके, दूसरा होता है गैस्ट्रिक अल्सर।
गैस्ट्रिक अल्सर, ठीक है। ये 15% होते हैं और ये होता है पाइलोरस एंड लेसर कर्वेचर ऑफ स्टोमक। मोस्टली कहाँ होता है? पाइलोरस, लेसर कर्वेचर और स्टोमक। एंड थर्ड है ड्यूडिनल अल्सर, ठीक है। ड्यूडिनल अल्सर ये होता है 80%। और ये कहाँ होता है? फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, में होता है। तो ये कुछ मेन साइट हैं इन अल्सर्स की, और ये लोकेशन के आधार पे 3 टाइप के। एक ईसोफेजियल अल्सर जो लोअर पार्ट ऑफ ईसोफेगस में होता है, गैस्ट्रिक अल्सर जो मोस्टली पाइलोरस और लेसर कर्वेचर में होता है, और पाइलोरस में भी पाइलोरिक एंट्रक में होता है। पाइलोरिक जो एंट्रम पार्ट है उसमें होता है, ठीक है। क्यों होता है ये सारी बातें करेंगे अपन। ड्यूडिनल अल्सर 80% होता है और फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में होता है, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन नेक्स्ट बात करें तो ये जो म्यूकोसा है वो जो म्यूकोसा होती है, इस म्यूकोसा की खुद ही क्या करती है, एक लेयर बनाती है प्रोटेक्शन के लिए, फॉर प्रोटेक्शन। और उस लेयर को बोलते हैं अपन म्यूकोसल बैरियर, ठीक है। तो जब अल्सर बनता है तो सबसे पहले क्या होता है कि जो भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जो ईटियोलॉजिकल फैक्टर है वो क्या करते हैं, ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स क्या करते हैं कि म्यूकोसा को डैमेज करते हैं, जब म्यूकोसा डैमेज होती है तो वो स्वोल हो जाती है या स्वोलन होती है एंड इन्फ्लेम्ड हो जाती है, या इन्फ्लामेशन हो जाती है, इसको बोलते हैं अपन गैस्ट्राइटिस, ठीक है। उसके बाद में अगर म्यूकोसा और डैमेज होती है, मैं बोलूँ अल्सर बनते हैं, तब उनको बोलते हैं अपन पेप्टिक अल्सर, ठीक है। अगर इस पेप्टिक अल्सर को यहाँ पे ट्रीट नहीं किया गया है, इफ अनट्रीटेड तो ये कॉम्प्लिकेशन करेगी ब्लीडिंग। सबसे मेन कॉम्प्लिकेशन है ये, कॉम्प्लिकेशन है पेप्टिक अल्सर का, ठीक है। और क्या करेगी, परफोरेशन मतलब होल बनाएगी। परफोरेशन का मतलब क्या होता है, होल फॉर्मेशन हो जाएंगे, छेद हो जाएंगे, होल फॉर्मेशन इन म्यूकोसा, जो म्यूकोसल लेयर है उसके अंदर क्या होता है, छेद हो जाएंगे, या गैस्ट्रिक कैंसर हो जाएगा। तो अगर पेप्टिक अल्सर को ट्रीट नहीं किया गया है तो ये कंडीशन हो सकती है, ये कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हेमरेज हो सकता है, परफोरेशन हो सकता है और गैस्ट्रिक कैंसर हो सकता है, गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कुछ पेप्टिक अल्सर से रिलेटेड कुछ अदर अल्सर्स हैं, रिलेटेड टू पेप्टिक अल्सर। कुछ अल्सर हैं जो पेप्टिक अल्सर रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट की बात करें तो ये होता है कर्लिंग अल्सर,
क्या है, कर्लिंग अल्सर। ठीक है, ये कर्लिंग अल्सर क्या है? कर्लिंग अल्सर का मतलब क्या होता है कि जो, एक मिनट, कर्लिंग अल्सर क्या होता है? ये जो अल्सर है ये कब किस पेशेंट में होते हैं? सीवियर बर्न, जिस पेशेंट को सीवियर बर्न होती है उस कंडीशन में होते हैं। होता क्या है, इन सीवियर बर्न थर्ड शिफ्टिंग होती है प्लाज्मा की। तो उसमें क्या होता है कि प्लाज्मा जब बर्न होता है, जैसे ये है, ठीक है, तो बर्न होता है तो ये ब्लड वेसल्स है, ठीक है, ये जंक्शंस हैं। तो इसमें जो प्लाज्मा होती है वो शिफ्ट होके इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाती है, इंटरस्टिशियल स्पेस में ये, और क्या कॉज करती है, इडेमा, इंटरस्टिशियल स्पेस, और क्या हो जाती है, इडेमा हो जाती है, इडेमा कॉज करती है। ठीक है, ये किस में हुआ, सीवियर बर्न। अगर सीवियर बर्न हो रहा तो ये शिफ्टिंग होगी फ्लूइड की, प्लाज्मा की, इन इंटरस्टिशियल स्पेस, जिससे क्या होगा, इडेमा होगा। तो इसका रिजल्ट क्या निकला, इसका रिजल्ट ये निकला कि जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होगा, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो गया, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। जब डिक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम होगा तो यहाँ हम पेप्टिक अल्सर की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इस्कीमिया होगा, इस्कीमिया डेवलप होगा, इस्कीमिया टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा का इस्कीमिया होगा, जिससे यहाँ नेक्रोसिस होगा, और नेक्रोसिस होगा तो यहाँ क्या डेवलप होंगे, अल्सर डेवलप होंगे, अल्सर डेवलप होगा, जिसको आप पेप्टिक अल्सर बोल रहे हो। तो इस अल्सर का नाम दिया कर्लिंग अल्सर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, ये कर्लिंग अल्सर क्यों बोला जाता है, क्योंकि इस कर्लिंग अल्सर को बताया किसने, डिस्कवर किसने किया, क्योंकि जो कर्लिंग अल्सर है इसको किसने बताया था, 1823, इन 1823 डॉक्टर थॉमस ब्लीजार्ड कर्लिंग ने इसके बारे में बताया था। क्या बताया था, इस अल्सर के बारे में, कर्लिंग अल्सर के बारे में इन डॉक्टर ने बताया था, डॉक्टर थॉमस ब्लीजार्ड कर्लिंग ने ये बताया था। ओके, तो इसलिए ये जो अल्सर है वो किस में होता है, अगर बर्न होता है तो उसमें क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रिक, या मैं बोलूँ पेप्टिक अल्सर हो सकते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है। उन अल्सर को क्या बोलते हैं, कर्लिंग अल्सर, बिकॉज क्योंकि कर्लिंग अल्सर है वो किसने बताए थे, डॉक्टर थॉमस ब्लीजार्ड कर्लिंग ने ये बताया था। ठीक है, इसलिए इसको, तो ये है कर्लिंग अल्सर। सेकंड, दूसरा अल्सर, उसका नाम है कुशिंग अल्सर। सेकंड अल्सर की बात करें तो उसका नाम है कुशिंग अल्सर, कुशिंग अल्सर, यह इसका नाम होता है रोटेंस्की कुशिंग सिंड्रोम। रोटेंस्की कुशिंग सिंड्रोम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जो कर्लिंग अल्सर था ड्यू टू सीवियर बर्न था, कुशिंग अल्सर होता है वो होता है ड्यू टू इंक्रीज आईसीपी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर इंक्रीज होता है तो ये अल्सर बनते हैं। ठीक है, अब इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्यों, किस कारण से, ड्यू टू हेड इंजरी, हेड इंजरी से हो सकता है। ठीक है, मेनिंजाइटिस से हो सकता है। ओके, ठीक है, तो या मैं बोलूँ कोई भी
ब्रेन से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उनसे उनके कारण अगर आईसीपी बढ़ रहा है, तो जब आईसीपी बढ़ेगा तो क्या होगा, वेगस स्टिमुलेशन होगा, यानी वेगस नर्व होती है जो 10th क्रेनियन नर्व होती है, उसका क्या होगा, स्टिमुलेशन होगा। और आपको बताइए जब वेगस स्टिमुलेशन होता है तो HCl सीक्रेशन बढ़ेगा, और जब HCl सीक्रेशन बढ़ेगा तो ये क्या होगा, इरोजन ऑफ म्यूकोसा, गैस्ट्रिक म्यूकोसा, और क्या बनेगा, अल्सर बनेंगे। और ये अल्सर यहाँ क्या कहलाएंगे, कुसिंग अल्सर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कुसिंग अल्सर। ठीक है, तो ये 2 अल्सर थे। ठीक है, हैं ये पेप्टिक अल्सर ही, बट इनके कुछ अलग नाम दिए गए थे। ठीक है, एक कर्लिंग अल्सर था ड्यू टू सीवियर बर्न, एक कुसिंग अल्सर था जो ड्यू टू आईसीपी इंक्रीज के कारण होता है। ठीक है, ये अपन बात कर रहे थे। अब बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी, ये डिजीज होती कैसे है, किन कारणों से होती है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अपन ईटियोलॉजी में। ईटियोलॉजी या कोजेज। ठीक है, इसकी जो मुख्य ईटियोलॉजी होती है, ठीक है, पहले प्रीवियसली क्या मानते थे कि जो पेप्टिक अल्सर है उसका जो मेन रीज़न होता है वो स्ट्रेस और स्पाइसी फूड को मानते थे। बट लगभग 1982 के बाद में ये पता लगा कि स्ट्रेस और स्पाइसी फूड है वो इसका मेन कोज नहीं है, ये ओनली इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं। ये रिस्क फैक्टर में बोलूँ या इससे अच्छा वर्ड है प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर होते हैं, जो क्या करते हैं, जो अल्सर्स बने हुए हैं उनको और बढ़ाते हैं, उनको वर्स करते हैं। ठीक है, तो इसका मेन कोज है वो क्या है, मुख्य कोज। ठीक है, मुख्य कोज होता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है H. पाइलोराई, या फुल एच की फुल फॉर्म होती है हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई, इस बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई किसने किया था, आइडेंटिफाइड बाई टू ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर। ठीक है, उनके नाम है नंबर 1 डॉक्टर बेरी मार्शल, और दूसरा है डॉक्टर वारेन। 2 हैं, और इन्होंने कब किया था, कब आइडेंटिफाई किया, इन 1982 में इस हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को इन्होंने गैस्ट्रिक म्यूकोसा में देखा, आइडेंटिफाई किया, और उन्होंने बताया कि इस पेप्टिक अल्सर का जो मुख्य कोज है, जो मेन कोज है, किसके कारण हो रहा है, वो H. पाइलोराई बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, अब अपन बात कर लें H. पाइलोराई क्या है, किस प्रकार का बैक्टीरिया। H. पाइलोराई जो होता है वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है, आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया होते हैं वो स्टेन को या रिएजेंट को या डाई को जैसे भी एक्सेप्ट करता है, उस आधार पे ये 2 टाइप के होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव वो होते हैं, वो बैक्टीरिया जिनकी जो सेल वॉल थिक होती है और वो डाई को अच्छे से एक्सेप्ट करते हैं, अगर उसको वॉश आउट करें तो वो वॉश आउट अच्छे से मतलब इजीली वॉश आउट नहीं हो सकता। और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो होते हैं जिनकी जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, थिन पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव की थिक पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। और शेप की बात करें तो स्पाइरल शेप है, क्या है, स्पाइरल शेप्ड। ठीक है, स्पाइरल शेप का मतलब इससे ऐसे स्पाइरल शेप होता है।
ठीक है। तो इस एच पाइलोराई की बात करें, अब ये जो एच पाइलोराई है, अगर इसकी आप स्प्रेड की बात करें, कैसे स्प्रेड होता है, तो इसके जो स्प्रेड होने का तरीका है वो होता है फिक्को ओरल रूट। फिक्को ओरल रूट से ये क्या होता है, स्प्रेड होता है, ट्रांसमिट होता है बॉडी के अंदर, फिक्को ओरल रूट से, ठीक है। तो ये सबसे मेन कोज। अब एक दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि जो गैस्ट्रिक है या स्टोमक है, ठीक है, उसमें तो एसिडिक मीडियम होता है, ठीक है, और वहाँ पे जबकि जो एसिड सीक्रेट होता है, गैस्ट्रिक एसिड होता है, जिसको आप HCl बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, जो पेराइटल सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है, वो उसका काम क्या होता है, एक होता है ना किल द बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया होते हैं उस गैस्ट्रिक या स्टोमक के अंदर जो बैक्टीरिया, उन सबको क्या करता है, वो किल करता है। बट एच पाइलोराई ऐसा बैक्टीरिया तो वो जिंदा कैसे रह जाता है। तो इसके लिए मेन जो चीज़ होती है वो क्या होती है, एच पाइलोराई जो बैक्टीरिया हैं वो प्रोड्यूस करते हैं एक एंजाइम, प्रोड्यूस यूरिएज एंजाइम, यूरिएज एंजाइम। एच पाइलोराई है वो यूरिएज एंजाइम को प्रोड्यूस करती है, और ये यूरिएज एंजाइम क्या करता है, ये यूरिया को बदलता है किसमें, अमोनिया प्लस CO2 में, अमोनिया प्लस CO2 में। और ये जो अमोनिया है वो एक न्यूट्रलाइज एरिया प्रोडक्शन या प्रोड्यूस न्यूट्रलाइज एरिया अराउंड एच पाइलोराई। एच पाइलोराई जैसे अगर जैसे ये स्टोमक है, ओके, इस स्टोमक में क्या होता है, जैसे बाहर से बैक्टीरिया आए, ठीक है, ये बैक्टीरिया है, ये क्या है, बैक्टीरिया, और यहाँ क्या होगा, जो यूरिया है, ये मैं बात करूँ, यूरिया है, उस अमोनिया इसके चारों ओर एक कोटिंग बना लेगी। कोटिंग ये क्या होती है, कोटिंग ऑफ अमोनिया की कोटिंग बनाती है। और ये अमोनिया क्या करती है, जब भी HCl आता है, कौन आ रहा है, HCl आता है, तो HCl को न्यूट्रलाइज कर, जब भी ये क्या कर देते हैं, HCl न्यूट्रलाइज द HCl। तो ये HCl और अमोनिया मिलके क्या बना, क्योंकि अमोनिया बेस है और ये एसिड है, तो दोनों मिलके ये अमोनिया इसको क्या करती है, न्यूट्रलाइज। तो इस प्रकार जो इस एसिडिक मीडियम में भी ये एच पाइलोराई जिंदा रहता है ड्यू टू अमोनिया कोटिंग। ये अमोनिया कोटिंग है, ये इसको जिंदा रखता है, ठीक है, ये कारण होता है ड्यू टू यूरिएज एंजाइम, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट कोज क्या होता है, सेकंड, वो होता है NSAID, NSAID मेडिसिन्स होती हैं, ठीक है, वो कोज करते हैं पेप्टिक अल्सर। दूसरा बड़ा कोज पेप्टिक अल्सर का वो होता है NSAIDs, ठीक है। फुल फॉर्म क्या होती है, नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ये होती है, जिसमें एग्जाम्पल क्या है, जैसे हाँ एक चीज़ और, सारी की सारी जो NSAIDs हैं वो पेप्टिक अल्सर कोज नहीं करती हैं। कुछ सेलेक्टिव NSAIDs हैं जो पेप्टिक अल्सर कोज करती हैं। जैसे अब एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें आइबुप्रोफेन, ठीक है, एस्प्रिन, ठीक है, ये कुछ हैं जो क्या कोज करती है, NSAIDs पेप्टिक अल्सर कोज करती है। जैसे
डाइक्लोफिनेक डाइक्लोफिनेक सोडियम, PCM यानी पैरासीटामोल, ये भी कोज कर सकती है। तो ये कुछ ये सिलेक्टिव जो एनसेड्स होती हैं, सिलेक्टिव एनसेड्स यानी सारी टोटल एनसेड्स हैं वो पेप्टिक अल्सर कोज नहीं करती। क्यों? इसका भी कारण बताते हैं। अब जो एनसेड्स हैं वो कोज कैसे करते हैं, वही बात है। तो यहाँ क्या होता है, ये क्या करते हैं, एनसेड क्या करते हैं, एक नाम सुना होगा आपने, PG, प्रोस्टाग्लैंडिन, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं ये केमिकल्स, ठीक है, ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर भी होते हैं। ये क्या करते हैं, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं, ये एनएसेड, ये क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं, इनहिबिट प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ये क्या करते हैं, ये जो एनसेड्स हैं वो क्या करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शन को रोकते हैं, ठीक है, इसके प्रोडक्शन को रोकते हैं। अब अगर प्रोस्टाग्लैंडिन का प्रोडक्शन रुक गया तो क्या होगा, क्योंकि जो प्रोस्टाग्लैंडिन है ये क्या काम करते हैं, ये पहला काम करती है कि इंक्रीज गैस्ट्रिक म्यूकस यानी म्यूकस प्रोडक्शन। पहला काम क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ाती हैं, ठीक है। दूसरा काम क्या करती हैं, ये इंक्रीज करती हैं ब्लड फ्लो, क्या करती हैं, ब्लड फ्लो टू म्यूकोसा, टू गैस्ट्रिक म्यूकोसा को क्या करती हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं, यानी उनका ब्लड फ्लो बढ़ाती हैं, तो ताकि वहाँ पे रीजनरेशन हो, अच्छे से हो, हीलिंग अच्छे से हो सकता है। और थर्ड क्या है, थर्ड क्या करती है, ये इंक्रीज करती हैं प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेटाइन, और ये सारे के सारी चीज़ें यानी ब्लड फ्लो इंक्रीज और म्यूकस प्रोडक्शन और बाइकार्बोनेट आयंस, ये तीनों की तीनों चीज़ें क्या करती हैं, पेप्टिक अल्सर से हमको बचाती है। ये डिफेंसिव फैक्टर है, ये क्या होते हैं, डिफेंसिव फैक्टर होते हैं, ठीक है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो एक डिफेंसिव फैक्टर है पेप्टिक अल्सर के लिए, ठीक है, या म्यूकोसा के लिए, ठीक है। म्यूकोसा के लिए क्या है, पेप्टिक अल्सर एक डिफेंसिव फैक्टर होता है। तो प्रोस्टाग्लैंडिन, जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं वो ये काम करते हैं, गैस्ट्रिक म्यूकोसा प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं, ठीक है, ब्लड फ्लो, जो गैस्ट्रिक म्यूकोसा होती है वहाँ पे ब्लड फ्लो को बढ़ाती हैं। और तीसरा होता है प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेटाइन। अब देखो म्यूकस बढ़ेगा तो म्यूकोसल बैरियर बनेगा, वो अच्छे से मोटा होगा, ठीक है। ब्लड फ्लो होगा, अगर गैस्ट्रिक ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो हीलिंग प्रोसेस होगी, रीजनरेशन होगा, नई नई सेल्स बनेंगी, जो म्यूकोसल लेयर होता है या जो बैरियर होता है वो अच्छा सही से बना रहेगा। और प्रोडक्शन ऑफ बाइकार्बोनेट, अगर बाइकार्बोनेट आयन अच्छे से रिलीज होंगे तो वो HCl के साथ मिलकर उसको न्यूट्रलाइज करते रहेंगे, ये सारे। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है गैस्ट्रिक म्यूकोसा के लिए। तो एनसेड्स क्या करते हैं, इस प्रोस्टाग्लैंडिन्स के प्रोडक्शन को ही रोक देते हैं, इसके प्रोडक्शन को क्या करते हैं, इनहिबिट कर देते हैं, ठीक है। करते कैसे, एक एंजाइम होता है COX-1 और COX-2 यानी साइक्लोऑक्सीजिनेज एंजाइम। ये जो एनसेड्स होती हैं वो क्या करती हैं, COX फर्स्ट और COX सेकंड, COX-1 और 2, इन दोनों को ही क्या करती है, इनहिबिट करती हैं, ठीक है, रोकती है, इन दोनों के काम को क्या करती है, रोकती है। जबकि अगर यहाँ मोटे तौर पे बात करें तो COX फर्स्ट है, जो COX फर्स्ट है ये तो क्या करता है, प्रोस्टाग्लैंडिन क्या बनाता है, PG बनाता है,
ठीक है। और ये क्या करता है, COX-2 करता है, ये क्या करते हैं, ये पेन के लिए, पेन, फीवर और इन्फ्लामेशन या स्वेलिंग बोल दूँ मैं, स्वेलिंग, इनके लिए क्या होते हैं, रेस्पॉन्सिबल हैं। तो एनसेड्स है वो क्या करती है, इन दोनों हार्मोन्स, इन दोनों एंजाइम्स को क्या कर देती है, ब्लॉक कर देती हैं या इनहिबिट करती हैं, इनके काम को रोक देती हैं। जब अगर कॉक्स फर्स्ट का अगर काम रुका तो वो प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना पाएगा, और जब प्रोस्टाग्लैंडिन नहीं बना पाएगा तो वो जब भी इतने सारे जो काम बताए, यानी म्यूकोसल बैरियर है वो मजबूत नहीं बनेगा, थिक नहीं रहेगा। ओके, यानी वो ससेप्टिबल हो जाएगा किसके लिए, अल्सर के लिए। ओके, COX-2 अगर इनहिबिट हो गया तो ये एनसेड्स क्या करेंगे, COX-2 को इनहिबिट करते हैं, तो ये सारी इन्फ्लामेशन के दौरान ही होते हैं, पेन, फीवर, स्वेलिंग, तो ये क्या नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, यानी ये रिड्यूस कर देंगे इन सबको। ठीक है, तो ये काम होता है एनसेड्स का मोटे तौर पे। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ तो कुछ रिस्क फैक्टर है। मेन कोज दो हो गए, एक H. पाइलोराई और एक आते हैं एनसेड्स। ठीक है, अब कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं या प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, एक मिनट, सॉरी, प्री डिस्पोजिंग फैक्टर, यानी वो जो प्री डिस्पोजिंग का मतलब क्या होता है, जो अल्सर्स हो चुके हैं इनको बढ़ाते हैं। ठीक है, तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर में सबसे पहला क्या आएगा, स्मोकिंग। ठीक है, दूसरा एल्कोहलिज्म, ये दोनों क्या करते हैं, इरिटेट करते हैं, इरिटेट, ये दोनों इरिटेट द गैस्ट्रिक म्यूकोसा एंड इंड्यूस एसिडिटी। ठीक है, स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म, अगर लंबे समय तक स्मोकिंग और एल्कोहलिज्म चल रहा है, या स्मोकिंग और अगर जिसको अल्सर है और स्मोकिंग और अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, गैस्ट्रिक म्यूकोसा को इरिटेट करेंगे, जिससे एसिडिटी बढ़ती है। जब एसिडिटी बढ़ेगी तो अल्सर क्या होंगे, और ज़्यादा वर्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करें स्पाइसी फूड। ठीक है, तो ये भी क्या करेंगे, इरिटेट करेंगे, स्पाइसी फूड भी। एक होता है फूड हैबिट, ये मैं बात करूँ फास्टिंग, अगर लंबे समय तक आप फास्टिंग रखोगे, ठीक है, या स्टारवेशन की कंडीशन है, स्टारवेशन, ठीक है, जैसे हम फास्टिंग रखते हैं या अनशन पे बैठ जाते हैं, तो एक फूड हैबिट या फूड पैटर्न या टाइम होता है डेली, जिस टाइम आप खाना खाते हो, तो अगर आप डेली जिस टाइम खाना खाते हो तो आपको पता है HCl होती है, वो एक रेफ्लेक्स रिएक्शन है। ठीक है, या गैस्ट्रिक जूस है, वो रेफ्लेक्स रिएक्शन होता है। जिस वक्त रोजाना आप डेली अगर खाना खाते हो, जैसे माना कि मैं डेली 2 बजे खाना खाता हूँ, तो मैं चाहे उस टाइम 2 बजे खाना लूँ या ना लूँ, बट मेरा गैस्ट्रिक जूस है वो सीक्रेट होगा। तो अगर जिस टाइम आप खाना ले रहे हो और उस वक्त अगर खाना आपका स्किप हो गया है, तो उस वक्त क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा। और ये कंडीशन अगर आप लगातार चलती रहेगी, तो क्या होगा, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होगा, उसमें HCl होता है, और HCl को स्टोमक में कुछ नहीं मिलेगा, ये मतलब फूड नहीं मिलेगा, फूड के साथ, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आएगा, म्यूकोसा के कांटेक्ट में आएगा, और वो क्या कोज कर सकता है, वो म्यूकोसा को डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो ये कारण है। तो फूड हैबिट का मतलब टाइम पे खाना खाना है। ठीक है, जो आपने पैटर्न बना रखा है, जो टाइमिंग बना रखी है, उसी टाइम को खाना ज़रूरी है। और अगर उस वक्त आप स्किप कर रहे हो या आपको टाइम नहीं है, तो उस वक्त में क्या करना चाहिए, आपको पानी पी लेना चाहिए, क्योंकि पानी क्या होता है, H2 होता है, वो HCl के साथ मिलके क्या करता है, H2CO3 बना लेता है। ठीक है, यानी उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, ठीक है, इसके अलावा
इसके अलावा होता है ZES, ठीक है। ZES का मतलब क्या होता है? जेड फॉर जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम। एक सिंड्रोम का नाम है जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम। ये जोलिंगर इलिसन सिंड्रोम क्या होता है? ये ट्यूमर होती है। इसका मतलब क्या है? ट्यूमर इन गोबलेट सेल ऑफ म्यूकोसा की जो गोबलेट सेल्स है उसमें ट्यूमर बनती है, और इससे क्या होगा? गैस्ट्रिक सीक्रेशन बढ़ेगा। गैस्ट्रिक सीक्रेशन क्या होगा? इंक्रीज गैस्ट्रिक सीक्रेशन। और जब गैस्ट्रिक सीक्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या कोज होगा? अल्सर कोज होंगे। क्या कोज होगा? अल्सर कोज होंगे, ठीक है। ये समझ में आया? ZES, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट होता है एक डिजीज का नाम है क्रोन डिजीज। नेक्स्ट है क्रोन डिजीज, ठीक है। ये भी एक इसका रिस्क फैक्टर हो सकता है। क्रोन का मतलब होता है कि ये IBS क्या होता है? इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम। इन्फ्लामेटरी बाउल सिंड्रोम, ठीक है। सिंड्रोम ये होता है। तो इसमें ऑल GIT सेगमेंट्स इंक्लूड होते हैं, यानी इन्फ्लामेटरी है, इन्फ्लामेशन है GIT ट्रैक्ट का। क्या आता है इसमें? अगर बात करूँ तो मैं इन्फ्लामेशन ऑफ GIT ट्रैक्ट। तो इसमें GIT में स्टोमक भी आ गया, पेप्टिकल्स ड्यूडेनम भी आ गया। तो अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है तो ये भी कोज करता है, अल्सर को कोज कर सकता है, कोज अल्सर, ठीक है जी। ये क्या हो गए? कोजेज और रिस्क फैक्टर हो गए। क्या हो गए? कोजेज और रिस्क फैक्टर हो गए, ठीक है। अब ये इतनी सारी आप चीज़ें अपन ने पढ़ी है, तो यहाँ पे दो चीज़ें मैं बताऊंगा कि 2 फैक्टर होते हैं, एक अग्रेसिव फैक्टर और एक होता है डिफेंसिव फैक्टर। अग्रेसिव फैक्टर और एक डिफेंसिव फैक्टर, ठीक है। ये अग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर, अगर पेप्टिक अल्सर की बात करें तो इम्बैलेंस हो जाता है इन अग्रेसिव और डिफेंसिव फैक्टर में। अगर इम्बैलेंस है तो वो कोज करेगा पेप्टिक अल्सर। तो जो म्यूकोसा के लिए जो अग्रेसिव फैक्टर है वो कौन से और डिफेंसिव फैक्टर कौन से, वो देख लेते हैं। अग्रेसिव फैक्टर में कौन से अग्रेसिव है? अग्रेसिव का मतलब जो डैमेज करेंगे, डिफेंसिव का मतलब प्रोटेक्ट करेंगे। तो इसमें सबसे पहले HCl, ठीक है, और HCl के बाद में आता है पेप्सिन, ठीक है। उसके बाद में आता है पेप्सिन के बाद में HCl आ गया, पेप्सिन आ गया, NSAID, H पाइलोराई, ठीक है। गेस्ट्रिन हार्मोन हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, ये सब अग्रेसिव हैं। अगर ये सब बढ़ेंगे तो क्या करेंगे? ये अग्रेसिव है, यानी ये क्या करेंगे? अल्सर कोज करेंगे। और डिफेंसिव में प्रोटेक्ट कौन करता है? उस म्यूकोसल बैरियर को या म्यूकोसा को प्रोटेक्ट कौन करता है? तो सबसे पहले म्यूकस प्रोडक्शन, म्यूकस करेगा, ठीक है। बाइकार्बोनेट आयन, ओके। PG, स्पेशली PG कौन सा होता है? 2 होते हैं, एक PGE2 और एक PGI2। यहाँ पे जो है मोस्टली, और इनमें भी, इन दोनों की बात करें, इनमें भी ज़्यादा कौन सा बेटर है? PGE2, ये यहाँ सीक्रेट होता है, ठीक है। और यहाँ पे बाइल भी होता है, बाइल, साल्ट एंड बाइल, ये भी क्या करता है?
अग्रेसिव है, ठीक है। इसके अलावा जो म्यूकस बाइकार्बोनेट और पीजी, ये इंक्रीज ब्लड फ्लो, इंक्रीज ब्लड फ्लो, ठीक है। ये सारे के सारे क्या होते हैं, डिफेंसिव फैक्टर होते हैं। अगर इन डिफेंसिव फैक्टर ये सब अगर इंक्रीज हैं तो म्यूकोसा बची रहेगी, म्यूकोसा इंटैक्ट रहेगी। अगर ये ज़्यादा बढ़े हुए हैं और इनका लेवल बढ़ गया तो इसका मतलब म्यूकोसा क्या होगी, डैमेज होगी, यानी अल्सर फॉर्मेशन, अल्सर बढ़ने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। ये अब हम बात करते हैं सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स की बात करें, सिम्टम्स की बात करें। साइन सिम्टम्स, ठीक है। तो सिम्टम में सबसे पहला सिम्टम आता है, अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करके करते हैं, ठीक है। तो यहाँ जैसे गैस्ट्रिक अल्सर और यहाँ ड्यूडेनल अल्सर, कुछ यहाँ डिफरेंस है। अल्सर, ठीक है, यह बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें एज नहीं, सबसे पहले गैस्ट्रिक अल्सर का मतलब इन स्टोमक, और कौन सा पार्ट है, पाइलोरस, ठीक है। और ये कहाँ होगा, इन फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडिनम, ठीक है। दूसरा यहाँ जो डिफरेंस की बात करें तो सबसे पहले एज में बात करें तो जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है वो मोस्टली 50 ईयर्स ऑफ एज वाले को होता है, यानी ओल्ड एज में होता है, ठीक है। और ये होता है ये यंग एज में 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज, 20 to 50 ईयर्स ऑफ एज में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें गैस्ट्रिक अल्सर में, अगर मेल फीमेल रेशियो देखें, अगर अल्सर में मेल फीमेल रेशियो देखें, तो ये किस में होता है, मोस्टली मेल फीमेल रेशियो ये होता है मोस्टली इक्वल, यानी ये 1:1, ठीक है। और यहाँ अगर बात करें तो ये 2:1 रेशियो होता है, यानी मेल 2 और फीमेल 1, ओके। नेक्स्ट बात करें अपन, जो सबसे मेन सिम्टम है वो है पेन की बात करें तो अगर पेन की लोकेशन की बात करें, ठीक है, लोकेशन की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर है तो उसमें लोकेशन होगी ओवर द अम्लाइकस के चारों ओर, अम्लाइकस के चारों ओर, और लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में, एपिगैस्ट्रिक रीजन, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो पेन कहाँ फील होगा, अम्लाइकस के और चारों ओर या लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा, लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा, ठीक है। और अगर ड्यूडेनल अल्सर है तो लोकेशन कहाँ होगी, अबो द अम्लाइकस के से ऊपर या और बोल सकते हैं अपन राइट एपिगैस्ट्रिक, राइट साइड एपिगैस्ट्रिक रीजन में, ठीक है, ये होगा। अब रेडिएशन की बात करें, मोस्टली वैसे तो रेडिएशन नहीं होता, रेडिएशन का मतलब चलता है, रेफर्ड पेन चलता है क्या, तो यहाँ तो नो रेडिएशन, ठीक है। और यहाँ मे बी रेडिएटेड टू बैक, ठीक है। जो पेन होता है ये पेन की रेडिएशन की बात है, किसकी बात है, पेन की, यहाँ रेडिएशन यहाँ लिखो, ठीक है। पेन की रेडिएशन की बात है
नो रेडिएशन, और ये है मे बी रेडिएटेड टू बैक, बैक को रेडिएट हो जाता है। तो ये तो यहाँ रेडिएशन नहीं होता, अगर होता है तो यहाँ पे हो सकता है बैक में। ओके, पेन की बात करें अपन, तो पेन मोस्टली रिलीफ कब होता है, ठीक है। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो ये रिलीफ होता है, रिलीव्ड बाई वोमिटिंग, ठीक है। ये अगर गैस्ट्रिक अल्सर तो वोमिटिंग से रिलीव हुआ, क्योंकि जब वोमिटिंग होगी तो HCl जो है वो वोमिट से बाहर आ जाएगा, तो इसलिए वहाँ पे HCl नहीं रहेगा, तो गैस्ट्रिक अल्सर को थोड़ा कुछ जो अल्सर बने हुए या म्यूकोसा उसको उनको कुछ क्या मिलेगी, रिलीफ मिलेगा, कुछ रिलीफ मिलेगा। तो क्या होगा, रिलीव्ड बाई वोमिटिंग, और यहाँ क्या होगा, रिलीव्ड बाई ईटिंग फूड, खाना खाने से रिलीव मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब खाना आएगा ड्यूडिनल अल्सर में, जब अपन खाना खाएंगे तो जो HCl था, जो रिस्क के ड्यूडिनम की ओर आ रहा था और ड्यूडिनल म्यूकोसा को टच कर रहा था, उसको कांटेक्ट में आ रहा, तो क्या हो रहा था, पेन फील हो रहा था, ठीक है। तो बट जब आप खाना ले लेंगे तो वो जो फूड है, वो जो HCl है, वो फूड के साथ रिएक्शन करेगा। अब वो किस में नहीं आएगा, ड्यूडिनम में नहीं आएगा, रुकना, ड्यूडिनम में आना बंद हो जाएगा, जिससे क्या होगा, पेन फील कम होगा, रिलीव हो जाएगा। यानी ये तो वोमिटिंग के कारण हो रहा है, और वोमिटिंग के बाद में, और ये फूड टेकिंग के बाद में होता है। ओके, नेक्स्ट बात करें अपन फीलिंग ऑफ पेन। पेन कब फील होता है, फीलिंग ऑफ पेन। तो ये यहाँ पे जो पेन फील होता है वो होता है आफ्टर ईटिंग फूड विद इन 1 to 2 आवर्स। 1 to 2 आवर्स मतलब खाना खाने के 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर क्या होता है, पेन फील हो जाता है, ठीक है। और यहाँ होता है लगभग 2 to 5 आवर्स, 2 से 5 घंटे के बाद, आवर्स आफ्टर टेकिंग फूड, ठीक है। या नाइट मिडनाइट, क्या बोलेंगे अपन, मिडनाइट पेन होता है। अगर अल्सर हो रखे हैं तो अगर मिडनाइट पेन हो रहा है बार बार, तो वो कौन सा अल्सर है, ड्यूडिनल अल्सर होता है, ठीक है। तो ये पेन के बारे में, पेन लोकेशन, अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो कौन सा किस लोकेशन में होगा, अगर ड्यूडिनल है तो किस अल्सर में, अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो मोस्टली लेफ्ट एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा, ठीक है। और अगर ड्यूडिनल अल्सर है तो राइट एपिगैस्ट्रिक रीजन में होगा। और जो पेन है वो रेडिएट हो रहा नहीं हो रहा, चल रहा नहीं चल रहा है, मतलब वहाँ से चल के कहीं दूसरी जगह जाता। तो अगर गैस्ट्रिक अल्सर तो नो रेडिएशन, और ड्यूडिनल अल्सर है तो कभी कभी रेडिएट हो सकता है। ओके, रिलीफ की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर है तो वोमिटिंग से रिलीव हो जाएगा, वोमिटिंग होगा तो HCl बाहर आ जाएगा, तो क्या होगा, जो HCl गैस्ट्रिक जूस है या गैस्ट्रिक एसिड है वो बाहर आ जाएगा, तो रिलीव, उससे क्या रिलीफ मिलेगा। और ड्यूडिनल अल्सर है तो रिलीव्ड बाई ईटिंग फूड, खाना खाने से क्या होगा, रिलीफ होगा वो पेन। क्यों? क्योंकि जो HCl था वो क्या हो रहा था, रिस्क के जो ड्यूडिनल की ओर आ रहा था, अब अगर खाना आ गया तो उस खाने के साथ और फूड के साथ वो रिएक्शन करेगा, इसलिए क्या होगा, ड्यूडिनल अल्सर में जो पेन है वो रिलीव हो जाएगा। नेक्स्ट, फीलिंग ऑफ पेन। ये फीलिंग अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो गैस्ट्रिक अल्सर है तो पेन कब फील होगा, खाना खाने के एक से 2 घंटे बाद, ठीक है, विद इन 1 to 2 आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट, ड्यूडिनल अल्सर में क्या होगा, 2 से 5 घंटे का टाइम लग सकता है, मोस्टली मिडनाइट, रात को हम खाना खा के सो जाते हैं, सोने के बाद में, जबकि मिडनाइट में हम उठते हैं और यार पेन हो रहा है, तो वो पेन किसका है, ड्यूडिनल अल्सर का होता है। क्योंकि इस वक्त क्या होता है, जो हमने रात को खाना खाया तो गैस्ट्रिक इम्पटी होती है, क्या होता है, गैस्ट्रिक इम्पटी, स्टोमक इम्पटी, मैं बोलूँगा स्टोमक इम्पटी हो जाता है। स्टोमक क्या हो रहा है, इम्पटी हो रहा है, और वो किधर जा रहा है, ड्यूडिनम की ओर जा रहा है, तो उसमें HCl है, और अल्सर्स अगर बने हैं तो HCl टच में आएगा, जिससे क्या होगा, पेन फील होगा, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस थे, और अपन इनमें साइन सिम्टम भी आ रहे हैं। इसके अलावा और भी बात करते हैं। और नेक्स्ट है
मलिग्नेंसी, मलिग्नेंसी, मलिग्नेंसी का मतलब कैंसर, मलिग्नेंसी का मतलब मलिग्नेंट ट्यूमर बनती है यानी कार्सिनोमा से मतलब है, किससे? कार्सिनोमा से। तो यहाँ पे चांसेज हैं, यहाँ पे क्या बन सकते हैं? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा, चांसेज, यहाँ चांसेज है, क्या होता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा हो जाता है। कार्सिनोमा अभी बताया था मैंने कि इसका जो कॉम्प्लिकेशन है वो क्या होता है? गैस्ट्रिक कार्सिनोमा। 3 कॉम्प्लिकेशन बताए थे, एक ब्लीडिंग बताए थे, एक परफोरेशन बताया था और एक गैस्ट्रिक कार्सिनोमा बताया। तो गैस्ट्रिक अल्सर में मलिग्नेंसी होने के चांसेस हैं और इसमें नो केसेस, ठीक है, नो केसेस हो गए। अब एक और है वेट का देख लेते हैं। अगर गैस्ट्रिक अल्सर है तो यहाँ पे वेट लॉस होता है। क्या होता है? वेट लॉस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रिड्यूस्ड फूड इनटेक, एनोरेक्सिया कंडीशन होती है ड्यू टू रिड्यूस इनटेक ऑफ फूड। अगर खाना कम खाओगे तो क्या होगा? वेट लॉस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होता है? वेट गेन, ठीक है, यहाँ पे वेट गेन होगा क्योंकि अब्जॉर्प्शन वगैरह अच्छे से हो रहा है, क्योंकि ड्यूडेन में चला गया तो अब्जॉर्प्शन हो रहा है। और यहाँ पे क्या हो रहा है? वोमिटिंग हो रही है। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या हो रहा है? वोमिटिंग भी हो रही है ना। दूसरा कोज क्या है? वोमिटिंग, वोमिटिंग हो रही है। यहाँ पे गैस्ट्रिक इम्पटी हो रहा है, स्टोमक इम्पटी हो रहा है, खाना जा रहा है ड्यूडेनम के बाद और वहाँ से फिर क्या होगा? ये अब्जॉर्ब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ब्लीडिंग पैटर्न, नेक्स्ट है ब्लीडिंग पैटर्न। ब्लीडिंग की बात करें तो गैस्ट्रिक अल्सर की बात करें, गैस्ट्रिक अल्सर में होता है हीमेटेमेसिस, हीमेटेमेसिस मतलब ब्लडी वोमिटिंग, ब्लडी वोमिटिंग यानी वोमिटिंग के साथ ब्लड आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि गैस्ट्रिक म्यूकोसा डैमेज हुई है और वहाँ की जो ब्लड वेसल्स हैं वो ओपन हो गई है, जिसके कारण ब्लीडिंग हो सकती है। ब्लीडिंग हुई है, ब्लीडिंग होती है और वो वोमिटिंग के साथ बाहर आता है, उसको बोलते हैं अपन हीमेटेमेसिस, ठीक है, ब्लीडिंग। और इसमें अगर ब्लीडिंग की बात करें तो इसमें होता है मेलेना। किसमें? ड्यूडेनल अल्सर में होता है मेलेना। और मेलेना का मतलब क्या होता है? ब्लडी स्टूल, ब्लडी स्टूल यानी स्टूल के साथ क्या हो रहा है? ब्लड, ठीक है। अब क्या होगा कि जो खाना अगर ड्यूडेन में चला गया तो फिर वो आगे जाएगा, आगे मतलब स्टूल, जो कोलन है उधर जाएगा और वो स्टूल बन जाएगा आगे, ठीक है। स्टूल बनेगा तो अगर ड्यूडेनम में अल्सर हो रहा है तो वहाँ ब्लीडिंग होगी, वो ब्लड किसके साथ जाएगा? स्टूल के साथ बाहर आएगा। तो अगर स्टूल के साथ ब्लड आ रहा है, ये कैसा होता है? डार्क ब्लैक, कैसा दिखेगा? ब्लैक दिखेगा, ठीक है। ये कुछ डिफरेंस है। इसके अलावा कुछ सिम्टम्स और देख लेते हैं अपन। समझ में आया सब? ये अपने जो सिम्टम देखें ये डिफरेंस के आधार पे देखें, मतलब डिफरेंस करते हुए देखें। अब कॉमन की बात करें, कुछ कॉमन हो सकते हैं जैसे कॉन्स्टिपेशन, डायरिया भी हो सकता है, ठीक है। और इसके अलावा डिस्पेप्सिया यानी इनडाइजेशन, ठीक है। डिस्पेप्सिया, इनडाइजेशन, एनोरेक्सिया, वीकनेस, ठीक है। ये इसके क्या है? साइन सिम्टम्स हैं। तो ये जनरली साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही है।